Yes, friends, I hope you have taken a short break of 5 minutes, a mental break. ज़्यादा लंबा ब्रेक खींचोगे ना तो आपका वो जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा. एक जस्ट मेंटल रिलैक्सेशन करके तुरंत जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट है सुन लो व्हाट इट इज. 10 मार्क का वेटेज है कॉन्ट्रैक्ट का, बट जो 10 मार्क का वेटेज है उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर फिलहाल के दिनों में जो एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे और एक क्वेश्चन सीपीटी लेवल का पूछ रहे. सो आई कैन से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपको पढ़ाई करनी है, मैं जैसे क्लास में अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस स्टडीज जो रेगुलर बैच के दिए हैं वो सॉल्व करो, और उसके अलावा जो अभी आपको नोट्स दिए उस नोट्स में मैंने एक्स्ट्रा केस स्टडी क्वेश्चंस दिए हुए कुछ 10 क्वेश्चंस है. दिस आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट देयर इन योर क्लासरूम मटेरियल. ये 10 क्वेश्चंस और क्लासरूम मटेरियल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया, आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा. Don't go from provisions to case studies. What I have said is that study the case studies, your provisions are done by default. अब अगर मैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ाना है तो I'll go in this way only. I'll start discussing the case studies. और जिस केस स्टडी पर स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर दे पाएंगे will understand that provision. जो नहीं दे पाएंगे उतना प्रोविजन जाके हम क्या करेंगे इन डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो 10 केस स्टडीज दिए ना इसमें मेजर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है. जैसे कि फर्स्ट केस स्टडी में पढ़ता हूं, आपके नोट्स में एंड में वो केस स्टडी दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर. एंड के जो 9 पेजेस है उसमें पेज नंबर 6 पर दिया है. फर्स्ट केस स्टडी व्हेन आई रीड दे हैव आस्क्ड विल वाई सक्सीड. व्हेन आई रीड दैट क्वेश्चन एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई वाई, जैसे ये पढ़ लिया ना आई विल ड्रॉ डायग्राम. एक्स प्लीज ध्यान दो, X contracts to indemnify Y. X ने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया for the loss resulting out of litigation filed against him by Z. Okay, Z is filing a suit against Y. अब X ने Y को प्रॉमिस किया X indemnifier है, अरे yes or no? और Y कौन है? indemnified. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज है? 2. अब उन्होंने कहा है Z सूट फाइल करेगा, Z इज अ थर्ड पार्टी. Z obtains a court decree against Y. Z कोर्ट में Y के खिलाफ का केस जीत जाता है. Before paying to Z, Y sues X. Y sues X to get the promised amount. Will Y succeed? Yes. Because अगर X ने promise किया पे करने का, a contract of indemnity is a contract wherein one party promises to make good the loss to other party by the conduct of promiser himself or any other person. तो जैसे आप डायग्राम कंप्लीट करते हो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन लिखना है और कहना यस यू विल सक्सीड. आगे बढ़ू मैं आगे देखो, वी आर डूइंग दैट केस स्टडीज एंड द प्रोविजन साइमल्टेनियसली. आगे और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वी आर फोकसिंग. दे हैव आस्क्ड A became surety before X for payment of rent by Y under a lease. When I read that one sentence, A become a surety before X for payment of rent by Y. So Y is the principal debtor, A is the surety, or X is the creditor. Are yes or no? Diagram is the key factor. आगे subsequently without A's consent. अरे A कौन था? surety. surety के consent के बगैर Y agreed to pay higher rent to X. मतलब प्रिंसिपल डेटा और क्रेडिटर के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएशन हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी. अगेन आप नोटिस करना डायग्राम इज द की फैक्टर. मतलब इसका प्रैक्टिस करना है घर में. आप घर में कितना भी प्रोविजन पढ़ लो वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ने पर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाए ना यू विल बी आई कैन से समटाइम्स यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन. इसलिए डायग्राम ड्रॉ करो. आगे डी अ डीलर सप्लाइज सर्टन गुड्स टू एफ इन सेपरेट लॉट्स रेगुलरली. जेड गारंटीज पेमेंट बाय एफ. ओके, पेमेंट बाय एफ अप टू 45,000. मतलब एफ यहां पर प्रिंसिपल डेटर हुआ, जेड यहां पर श्योरिटी हुआ, और डी एक डीलर है, क्रेडिटर है, और जेड ने डी को गारंटी दिया अप टू 45,000. मतलब ये कंटिन्यूइंग गारंटी है. कंटिन्यूइंग गारंटी इज ऑलवेज फॉर सम अमाउंट और टाइम विच वाज अर्लियर.
सप्लाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम दिया ना, मतलब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए दिया. कैन अ गारंटी बाय जेड बी रिवोक्ड? यस. कंटिन्यूइंग गारंटी जब आप देते हो तो आप रिवोक कर सकते हो, बट ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन. फॉर डेट आफ्टर नोटिस इट इज रिवोक. फॉर द प्रीवियस ट्रांजेक्शन द श्योरिटी कंटिन्यूज टू बी लायबल. ये क्वेश्चन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी पर बेस्ड है. अरे यस और नो? सबको क्लियर है ना? कुछ स्टूडेंट ऐसे देख रहे हैं जो पहली बार समझ रहे हैं. अरे कंटिन्यूइंग गारंटी पता है कि नहीं? दो टाइप्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक, कंटिन्यूइंग. स्पेसिफिक को हम रिवोक कर सकते हैं ना? हाँ बोल रहे. स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक नहीं कर सकते. कंटिन्यूइंग को रिवोक कर सकते हैं. हाँ करेक्ट है, पक्का? ओके. क्वेश्चन नंबर 4. A farmer contracted to sell grains to merchant to be grown on his land. S guarantees performance by farmer. Merchants later divert the stream of water. Merchants later divert the stream of water necessary for irrigation of farmer's land. As a result, the crop could not be grown. Is S liable for guarantee? When you read that, please. A farmer contracted to sell grains to merchant. So नाम दिया नहीं है, ऐसे फार्मर है. एस गारंटीज परफॉर्मेंस बाय फार्मर. सो फार्मर इज द प्रिंसिपल डेटर. मैं कहूंगा एस इज द श्योरिटी एंड मर्चेंट इज द क्रेडिटर. इस तरह से हो रहा है. अरे यस नो? मर्चेंट इज द क्रेडिटर, एस श्योरिटी है. अब क्या हुआ है? Merchant later diverts the stream of water necessary for irrigation of farmer's land. Merchant ने पानी उसको सप्लाई नहीं किया फार्मर को. ओ तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी when the creditor omits to perform his duty towards the principal debtor, the principal debtor is released and hence the surety is discharged. अब इनमें से काफी कंसेप्ट आपने 4-5 महीने पहले पढ़े, बट फिर भी आपको याद है अगर वो डायग्राम आपके सामने आया तो. आगे A gives his old jewelry to a jeweler for making a new jewelry. Now these are mixed questions, you have to understand. इसलिए he defaults in paying the service charges to jeweler. Can jeweler exercise lien for this? Jewelry दिया है for making new jewelry. He defaults in paying the service charges. Okay. Can he exercise lien for this? ये particular lien हुआ कि general lien? Particular lien. Lien के दो टाइप्स देखे थे. और जब ज्वेलरी के सर्विस चार्जेस है, लेबर एक्सपेंसेस है. पर्टिकुलर लीन में लेबर होता है, जनरल लीन में कोई और चार्जेस होते हैं. तो यहां पर कैन द ज्वेलर एक्सपेंस फॉर दिस? आपको कहना है इन केस ऑफ पर्टिकुलर लीन यू कैन लीन मार्क द गुड्स फॉर एनी लेबर और सर्विस चार्जेस इनकर्ड ऑन द गुड्स. तो इफ द ज्वेलरी चार्जेस आर नॉट पेड बाय द पर्सन, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है. इसमें ए गिव्स इज ओल्ड ज्वेलरी फॉर मेकिंग न्यू ज्वेलरी है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है. ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है. ए इज द बेलर. अरे यस और नो? और उसमें बेली का नाम नहीं दिया है. दिया है क्या? नहीं. तो ज्वेलर दिया है. क्या अंदर ज्वेलर ऐसा दिया ज्वेलर. तो ज्वेलर इज द बेली एंड ए इज द बेलर. अरे बोलो भाई, समझ रहा है सबको? ए टेक्स अ मोबाइल बाय फ्रॉड फ्रॉम ओनर. Before the owner avoids the contract, comma, A pledges the mobile with C, who takes it in good faith. Can owner recover the mobile from C? Oh, when I read that, listen, first thing I need to draw a proper diagram. A takes a mobile by fraud from owner. Okay, so owner का नाम नहीं दिया, will say owner. Owner से किसने लिया? A ने. बिफोर ओनर अवॉइड्स द कॉन्ट्रैक्ट, ओनर उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे, कैंसिल करे, उससे पहले ए प्लेजेस द मोबाइल विद सी. सी इज द पॉनी, प्लेज किया ना, और ए इज द पॉनर. क्या मोबाइल का ओनर ए था? नहीं, मोबाइल का ओनर तो कोई और था. मतलब ए वॉज द नॉन ओनर पॉनर. ए इज द नॉन ओनर पॉनर. सी हु टुक दैट इन गुड फेथ. तो ऐसे केस में सी ने गुड फेथ में लिया. Can the owner recover the mobile from C? We'll say no. In a contract of pledge, normally pledge is made by the owner of goods. Usually pledge is made by the owner of goods. In some exceptional cases, pledge made by non-owner is also valid. जिसमें 3 circumstances है. Number 1,
pledge made by a person having limited interest in the goods. Number 2, pledge made by a mercantile agent on behalf of the principal. And number 3, pledge made by a person under voidable contract before the contract being rescinded. If the goods are pledged with the other person, that is the third party, and the third party acts in good faith, then the pledge created by the non-owner pawner is valid. यहां पर ये प्लेज वैलिड क्यों है? बिकॉज ओनर उसको अवॉइड करने से पहले प्लेज हुआ था. तो याद है रेगुलर बैच में हमने सलमान खान, शाहरुख खान का एग्जांपल देखा था डायमंड्स का, करेक्ट. सो कैन ओनर रिकवर मोर फ्रॉम सी? द आंसर इज नो. क्लियर है सबको? अरे बोलो भाई. M had taken a car from N for use for 3 days. जैसे पढ़ते car has been taken for 3 days. ये contract of bailment हो गया again. M keeps it for 7 days. Contract कितने दिन के लिए था? 3 days. He has kept for 7 days. Then in spite of his utmost care, the car is damaged. Is M करो. Is M liable? Is mobile नहीं. Is M liable for damages to N? क्या M liable है? Yes. Contract of bailment में duty of bailee to return back the goods on expiry. If the bailee does not return back the goods on expiry, for whatever loss the bailer suffers, the bailee is liable. A agrees to work as an agent of B without remuneration. बगैर किसी remuneration के. Later A refuses to work. Can B hold him guilty of breach of contract? ध्यान दो दोस्तों, जब आप कहते हो नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, आप भूल जाओ क्यों. नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आता है. सो व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड ए एग्रीज टू वर्क एज एन एजेंट ऑफ बी विदाउट रेमिशन, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में ना, वंस इट कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड एंड लेटर ऑन ए रिफ्यूजेस टू वर्क, कैन बी होल्ड हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस, बिकॉज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेशन जरूरी नहीं है. अरे समझ रहा है कि नहीं? डी एंगेज्ड ई एन ऑक्शनर to sell some property for a commission of rupees 15,000. Okay, auctioneer है E और वो प्रॉपर्टी बेच रहा है D के लिए. So auction is the agent. प्रॉपर्टी कितने में बेचना है? कमीशन 15,000 उसको मिलने वाला है. E however received secretly rupees 1,500 also as commission from purchaser. Discuss the rights of D and E. Secretly मिला है. हमने पढ़ा है in a contract of agency, whenever the agent contracts or the agent's contracts are disadvantageous to the principal or the agent acts dishonestly for the principal on he becoming aware can repudiate the entire contract and claim from the agent every benefit received by him. तो जैसे ही डी को पता चलेगा, डी उस एजेंट को जो अपॉइंट किया था ऑक्शनर को, उसको मिलने वाला कमीशन भी उससे रिकवर करेगा 15,000, और जो 1,500 है वो भी रिकवर कर लेगा. He can recover every benefit ना. याद है क्या? रेगुलर बैच में हम एक फ्लैट का एग्जांपल देखते हैं, और उस फ्लैट में जो 6 लाख का 10 लाख का या 15 लाख का जो भी सीक्रेट प्रॉफिट है वो भी रिकवर करेगा और कमीशन भी रिकवर करेगा. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. राइट ऑफ डी है, डी विल रिकवर एंटायर कमीशन, और ई के पास कोई राइट नहीं है. ई इज लायबल. उन्होंने राइट्स पूछा ना, ई हैज नो राइट. इनफैक्ट ई इज लायबल टू रिटर्न बैक द मनी टू डी. अरे यस और नो. आगे P without Q's authority. Without Q's authority, lends Q's money to R. अच्छा. Letter Q accepts interest on money from R. एक सेकंड. P without Q's authority lends money to R. अच्छा, P Q क्या पैसा lend कर रहा है? मतलब P is the agent, Q is the principal. और उन्होंने कहा है क्यू के नॉलेज के बगैर हुआ है. लेटर क्यू एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम आर. अच्छा, इंटरेस्ट बाद में वो एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट मतलब एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. इन एजेंसी बाय रैटिफिकेशन व्हेन यू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विदाउट हिज नॉलेज एंड लेटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट. आप में और उसमें एजेंसी बाय रैटिफिकेशन हो जाता है. इसमें और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में फर्क क्या है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले एजेंट होते हो, बाद में आप एक्ट करते हो. यहां पर आप पहले एक्ट कर रहे हो, बाद में एजेंट बन रहे हो. सो दे हैव सेड राइट्स ऑफ क्यू क्या है? क्यू कौन था? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का राइट क्या है इस केस में? दे हैव अ लेटर क्यू.
Principal has no right. In fact, principal is bound. Principal is bound by the contract. बोलो, entered by P. P ने जो किया वो contract उससे क्यों bound है ना? Agency by ratification में आपको लिखना होगा. Ratification can be made only by the person who has the right to ratify. Ratification by any third person is invalid. Ratification cannot be made for part of the contract. Even if it is made for part, it will amount to ratification for full. And on the date on which it is ratified, the contract will become valid. So agency by ratification arises from the date of contract and not from the date of ratification. So मतलब agency by ratification will arise retrospectively. सबको clear है? So rights of Q जब पूछा है, स्टूडेंट एग्जाम हॉल में कहते हो राइट्स ऑफ क्यू, क्यू की क्या राइट है? आपको एजेंसी बाय रटिफिकेशन लिख के आना है वहां पे. आई होप इट इज क्लियर. ये जो 10 यहां पर एग्जांपल्स डिस्कस किए, इसमें आप ध्यान रखो व्हाट आई विल से. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 120, दो सेक्शन है 124 एंड 125. 124 में डिस्कस किया. 125 सेक्शन इज फॉर राइट्स ऑफ इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से अपना होने वाला सारा डैमेजेस रिकवर कर सकता है. कोर्ट में कोई कॉस्ट इनकर किया है, वकील का खर्चा कोई इनकर किया केस लड़ने के लिए, वो भी रिकवर कर सकता है. कोई सेटलमेंट चार्जेस है, कोई सम्स है, वो भी रिकवर कर सकता है. सेक्शन 125 के तहत ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट एंड ऑल सम्स हु कैन रिकवर? इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गेट्स ओवर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट देखा. उसके अलावा ध्यान रखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में दो और पॉइंट्स है. एक्सेप्शंस टू द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. सुन लो, श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है? जब प्रिंसिपल डेटा और क्रेडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें वेरिएशन है, श्योरिटी डिस्चार्ज है. एक्सेप्शन नंबर 1 कहता है कि क्रेडिटर ने एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया. क्या उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होता है? द लॉ सेज नो, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी और क्रेडिटर के बीच में हुआ है. जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का, वो अनटच्ड है. तो ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. याद है एक्सेप्शन नंबर 1. एक्सेप्शन नंबर 2 और एक है. अगर क्रेडिटर से फोरबियरेंस हो गया, डिले हो गया, क्रेडिटर से देर हो गई प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने के लिए, डिफॉल्ट कर गया प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को स्यू करना चाहिए था या श्योरिटी से रिकवर करना चाहिए था? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर गया, क्रेडिटर से डिले हो गया, एक 8 महीने की डिले हो गया, उस दौरान प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया. अब क्रेडिटर गया श्योरिटी के पास, क्रेडिटर श्योरिटी को बोलता तुम मुझे दो, श्योरिटी कहता तुमने देर कर दी क्योंकि अब प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया. क्या श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी? नहीं, बिकॉज मियर फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी. फोरबियरेंस मतलब क्या? डिले होना. ये दो एक्सेप्शंस है, याद है. और एक लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जिसे कहते हैं को श्योरिटीज. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो श्योरिटीज होने चाहिए बट एक ही श्योरिटी है, दूसरा श्योरिटी एंटर नहीं होता है, तो जिस एक श्योरिटी ने एंटर किया उसका गारंटी भी इनवैलिड है. नंबर 1. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो श्योरिटीज है और एक श्योरिटी को क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया, क्रेडिटर ने उसे रिलीज कर दिया, तो क्या इसकी वजह से दूसरा श्योरिटी रिलीज होगा? नहीं. आई होप यू नो दिस. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ को श्योरिटीज में, सुन लो, एक श्योरिटी जिसको रिलीज नहीं किया है वो क्रेडिटर को पूरा पैसा दे देता है, तो क्या बाद में जिसको रिलीज किया उससे वो अपना हिस्सा ले सकता है? यस, बिकॉज को श्योरिटीज आर लायबल अमंग्स देम इक्वली. ये को श्योरिटीज वाला पॉइंट था. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ओवर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आई कैन से यू हैव टू कीप इन माइंड ड्यूटीज ऑफ बेली जो होते हैं, ड्यूटीज ऑफ बेली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन हमने देखा है. और एक पॉइंट है फाइंडर ऑफ गुड्स. फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में अगर फाइंडर ने कोई खर्चा किया, एक्सपेंसेस इनकर किए, और वो अगर बेली उसे ना दे तो उस केस में, सॉरी ट्रू ओनर उसे ना दे, तो उस केस में फाइंडर जो बेली है वो क्या करेगा? खर्चा रिकवर करने तक उस पर पर्टिकुलर लीन मार्क करेगा. अगर गुड्स पेरिशेबल है तो इमीडिएटली बेच देगा, नॉन पेरिशेबल है तो जब तक 2/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस नहीं होता है, खर्चा नहीं होता, तब तक उसे बेचेगा नहीं. बट अगर फाइंडर ने, ट्रू ओनर ने कोई अवार्ड, रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, प्राइज मनी, और फाइंडर उस केस में उस गुड्स को ढूंढ के लाता है, उस केस में ट्रू ओनर अगर वो रिवॉर्ड नहीं देता है तो फाइंडर क्या कर सकता है? फाइंडर ट्रू ओनर को स्यू करेगा और जब तक वो ना दे उस पर पर्टिकुलर लीन मार्क करेगा.
सो राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस में राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन एंड राइट ऑफ सेल आता है, और रिवॉर्ड के केस में राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन एंड राइट टू सीओ आता है। फाइंडर को याद है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज, वी कैन से प्लेज बाय नॉन ओनर वी हैव सीन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमने एजेंसी बाय रेटिफिकेशन देखा, और एक स्पेशल पॉइंट देखा है जहां पर एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट से अपना होने वाला लॉस रिकवर करता है। एक पॉइंट देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। नॉर्मल केस में सुन लो, नॉर्मल केस में एजेंट प्रिंसिपल से अपना कमीशन रिकवर करता है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में और एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट में क्या फर्क है? एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का क्रेडिटर होता है, क्या क्रेडिटर को डेटर से पैसा नहीं आ रहा है, डेटर क्रेडिटर को कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको तुम बेच दो, पैसा रिकवर कर लो। क्रेडिटर सोचता है पैसा नहीं आ रहा है, एक काम करो प्रॉपर्टी दो, मैं बेच देता हूं। क्रेडिटर यहां पर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक एजेंट बन गया, बट वो एजेंट पहले से था क्या? नहीं। ही बिकम एन एजेंट कपल्ड विथ इंटरेस्ट, बिकॉज अपने पैसों को रिकवर करने के लिए एजेंट बना। तो एक बार एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, बाद में वो रिवोक या विड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इवन बाय द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल द एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट कंटिन्यूज। मतलब एजेंट जब तक अपना पैसा रिकवर नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। आई होप यू हैव सीन दैट। उसको लेकर केस स्टडी भी देखा हुआ है। एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में देखा है एक सब एजेंट और एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट कंसेप्ट। सब एजेंट के केस में देखा है एजेंट का एजेंट सब एजेंट होता है। सब एजेंट का सारे एक्ट के लिए लायबल कौन है? अगर प्रिंसिपल के कंसेंट से अपॉइंट हुआ है तो प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर सब एजेंट अपॉइंट हुआ है तो एजेंट लायबल है, ओरिजिनल एजेंट। याद है सबको? सब्सटीट्यूटेड एजेंट, जब ओरिजिनल एजेंट कोई ड्यूज रिकवर नहीं कर पाता है, ओरिजिनल एजेंट को कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई दूसरा एजेंट रिप्लेस करेगा तो उसे हम सब्सटीट्यूटेड एजेंट कहते हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए। सब्सटीट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज सब्सटीट्यूटेड एजेंट का अपॉइंटमेंट ओरिजिनल एजेंट कर रहा है, बट सब्सटीट्यूटेड एजेंट किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए। सब्सटीट्यूटेड एजेंट की सारी फीस कौन देगा? प्रिंसिपल देगा। सब्सटीट्यूटेड एजेंट जब थर्ड पार्टीज पर सूट फाइल करता है, किसके नाम से सूट फाइल करता है? प्रिंसिपल के नाम से। सो दैट इज सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। सो कॉन्ट्रैक्ट जो मैं कह रहा हूं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंड्स ध्यान रखना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ एज पर द न्यू ट्रेंड यू हैव टू गिव लेस वेटेज, आई कैन से मिनिमल वेटेज। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको सीपीटी लेवल के जो केस स्टडीज है उन पर भी ध्यान रखना है। जो एक अलग से नोट्स मैंने दिए उसके अंदर है, और जो वर्चुअल स्टूडेंट्स है उनको भी वो मिल जाएंगे, डोंट वरी। इज इट क्लियर? यस। सो आई कैन से ऑल द बिजनेस लॉस पार्ट इज ओवर। बजाओ ताली। Now listen.